हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे मनोविज्ञान क्या है, मतलब जीरो से हीरो तक का बताए थे कि मनोविज्ञान क्या है, कब उसका जन्म हुआ, मनोविज्ञान का शब्द कहाँ से आया, पहले किसका पाठ था, फिर मनोविज्ञान का परिभाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, उसके बाद मनोविज्ञान की विधि क्या क्या है। जैसे हमारा भारत के संविधान से देश चलता है, उसी तरह विधि से मनोविज्ञान के विधियां से हमारा मनोविज्ञान चलती है। उसके बाद हम चर्चा किए थे इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू क्या होता है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या चीज? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र का परिभाषा क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र का परिभाषा सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, या हिंदी में पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र क्या है, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो उसका जवाब देना है, उसको परिभाषा देना है कि एक ऐसा तंत्र जो सोचने समझने स्मृति रखने के साथ साथ पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहना है? एक ऐसा तंत्र जो सोचने समझने स्मृति रखने के साथ साथ पूरे बॉडी पर कंट्रोल करता है, उसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। याद हो गया? याद कीजिए, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, सोचने समझने स्मृति रखने के साथ साथ पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है कि नर्वस सिस्टम का परिभाषा पता चल गया, लेकिन नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोगों को बातचीत करनी होगी। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड पर नजर डालेंगे तो देखिए लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। अब यह जो नर्वस सिस्टम है, यह जो तंत्रिका तंत्र है, वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कोई पूछ देगा कि बताओ नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का, तो बताना है नर्वस सिस्टम दो प्रकार का, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए यह नर्वस सिस्टम दो प्रकार का, एक का नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब इसको भी विभाजित किया गया, इसको भी भागों में बांटा गया। जैसा यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का है। पहला का नाम है स्पाइनल कोड और दूसरा का नाम है ब्रेन। पहला का क्या नाम है? स्पाइनल कोड और दूसरा का नाम है ब्रेन। अब यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार का, जिसमें से पहला का नाम है सोमांटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सोमांटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इधर देखेंगे, एक है स्पाइनल कोड और दूसरा है ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस साइड अगर देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह दो प्रकार का होता है, सोमांटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमांटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो सोमांटिक नर्वस सिस्टम कहता है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो ऑटोमेटिक होते रहता है, उसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिस पर हमारा कंट्रोल है उसको सोमांटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? सोमांटिक का मतलब जिस पर मेरा कंट्रोल है। अब हमको किस 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 चीज पर कंट्रोल है बताइए? मेरा मन करेगा तो हम घर से बाहर जाएंगे, मेरा मन नहीं करेगा तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरे ऊपर है ना, मेरे ऊपर जो निर्भर है, जो हम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जो मेरे बस की बात है, उसे सोमांटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? जो मेरे बस की बात, मेरा मन होगा तो खाना खाएंगे, मेरा मन होगा तो खाना नहीं खाएंगे, मेरा मन होगा तो पढ़ाएंगे, मेरा मन होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। मेरा मतलब जो मेरे मन में है, मेरे बस में है, जो मेरे बस में है उसे सोमांटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और जो मेरे बस में नहीं है उसे
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो मेरे बस में नहीं है, क्या नहीं है मेरे बस में? जैसे हमारे शरीर के अंदर दिल है, दिल का हार्ट बीट का धड़कना, दिल का धड़कना धक 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 चल रहा है लगातार, लेकिन हम चाह लेंगे कि इसको रोक ले तो रोक पाएंगे नहीं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, तो यह इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है, वो चल रहा है, उसे हम रोक पाएंगे नहीं, रोक पाएंगे, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। समझ में आ गया? लेकिन आंख को हमेशा जब हमारा आंख ऐसे ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है, हम लगातार आंख को पूरे खोल के नहीं रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक है कि थोड़ा थोड़ा देर पर ये पलक झपकेगा, तो ये ऑटोमेटिक है, इसे ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो मेरे बस में है उसको सोमांटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का, एक है सोमांटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमांटिक नर्वस सिस्टम जो मेरे बस में है, जो भी कुछ मेरे बस में है उसे सोमांटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो मेरे बस में नहीं है उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब यह सोमांटिक नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अफरेंट और एक होता है इफरेंट। अफरेंट क्या होता है? अगर हम किसी का गाली सुन लिए, जैसे कोई मुझे गाली दिया, तो गाली दिया मतलब अफरेंट, और गाली का हमको प्रतिक्रिया देना है, चाहे पीट कर प्रतिक्रिया देना है, चाहे गाली दे करके प्रतिक्रिया देना है, मतलब तो वो हो गया इफरेंट। गाली सुनना का मतलब हो गया अफरेंट, गाली सुनना अफरेंट, और दे दनादन उसके बाद जो पिटाई होती है उसको कहते हैं इफरेंट। समझ में आ गया? गाली कोई दे रहा है इफरेंट, गाली कोई दे रहा है एफरेंट, और हम उसके प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं, उसके बदले जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको कहते हैं इफरेंट। समझ में आ गया? एफरेंट और इफरेंट याद रखिएगा, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट पहले, एफरेंट गाली सुनना एफरेंट, और गाली देना या दे दनादन या पीटना उसका प्रतिक्रिया देना इफरेंट होता है। समझ में आ गया? अब आगे बात कर लेते हैं कि अब इधर हम लोग पढ़ रहे हैं स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में है, एक है स्पाइनल कोड और दूसरा है ब्रेन। स्पाइनल कोड और ब्रेन। स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड क्या होता है कि हमारे शरीर में स्पाइनल कोड है, शरीर रीढ़ की हड्डी को हम स्पाइनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को हम स्पाइनल कोड कहते हैं। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है ब्रेन पढ़ना। ये ब्रेन जो है, ब्रेन, क्योंकि हमारे शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रेन मत्था, अगर किसी का ब्रेन मस्तिष्क अगर काम करना छोड़ देता है तो लोग कहता है कि यह पागल हो गया है, वह एबनॉर्मल हो जाता है और सामान्य व्यवहार करने लगता है। तो ये जरूरी है कि ब्रेन सही रहे और ब्रेन अच्छा रहे, तभी हम ब्रेन पढ़ेंगे, तभी अच्छा रहेगा। तो ब्रेन जो है, ब्रेन को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? मस्तिष्क। अब यह जो ब्रेन है यह कितने प्रकार का होता है? तो ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क कितने प्रकार के? मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा का नाम है पश्च मस्तिष्क। समझ में आ गया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मीन्स अगला भाग, मध्य मस्तिष्क मीन्स बीच का भाग, और पश्च मस्तिष्क मीन्स पीछे जो भाग है मस्तिष्क का, उसको पीछे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब यह अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। दूसरा का नाम है थैलेमस, और तीसरा का नाम है हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया? ब्रेन 3 प्रकार के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब यह जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार का, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो अब यह सेरिब्रम क्या होता है? तो सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क में होता है, अग्र मस्तिष्क में यह 2/3 होता है। 2/3 मतलब 66% होता है, मस्तिष्क का 66% सेरिब्रम होता है। यह मेमोरी को कंट्रोल करता है। हम जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं, जो कुछ भी हम याद रखते हैं, जो कुछ भी हम याद रखते हैं और फिर कल हमें जरूरत पड़ता है तो उसे निकाल के लाते हैं, तो यह कहां से आता है? यह सेरिब्रम से आता है। कहां से आता है?
सेरिब्रम से आता है। जिसका सेरिब्रम कमजोर रहता है उसका यादाश्त भी कमजोर हो जाता है, और जिसका सेरिब्रम मजबूत रहता है उसको यादाश्त भी मजबूत रहता है। इसलिए स्टूडेंट्स को, आप सभी को, हम सभी को सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यह कमजोर कब होता है? कमजोर कब होता है? तो कहता है कि हमारा शरीर में जो सेरिब्रम है, मस्तिष्क में जो सेरिब्रम है, वह कमजोर इसलिए होता है क्योंकि एक ही दिशा में हम ज्यादा सोच लेते हैं। एक ही दिशा में हम ज्यादा सोच लेते हैं। तो कहता है एक ही दिशा में सोचने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क में सेरिब्रम कमजोर हो जाता है जब एक ही दिशा में सोचेंगे। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। पढ़ते पढ़ते पागल मीन्स वह बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है कि एक ही दिशा में दिमाग लगा रहा है कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, उसका सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा और दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये हो गया सेरिब्रम। इसलिए अगर सेरिब्रम को मजबूत रखना है तो सेरिब्रम को मजबूत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सेरिब्रम को मजबूत रखने के लिए हमको विशेष सभी दिशा में पढ़ना होगा, सभी दिशा में अध्ययन करना होगा। जैसे हम घर में रहते हैं तो खाना भी बनाना चाहिए, हमें रिलेशनशिप भी देखना चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए। मतलब सभी दिशा में जब हम सोचेंगे, सभी दिशा में जब हम काम करेंगे तो हमारा सेरिब्रम मजबूत होगा, और एक ही दिशा में जब सोचने लगेंगे तो वह क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। जैसे सुनते होंगे कि कोई आदमी प्यार में पागल हो गया है। प्यार में कैसे पागल होता है? वो दिन रात, रात दिन उसी के बारे में सोचता रहेगा, उससे कैसे मिलेंगे, मेला घूमने कैसे जाएंगे, उसको कैसे गिफ्ट देंगे, कौन सा गिफ्ट देंगे जो अच्छा होगा, उसे सरप्राइज क्या दे। मतलब दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचता रहेगा तो पगले होगा ना। तो जब वह एक ही दिशा में सोचेगा तो वह क्या हो गया? उसका सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा, और सेरिब्रम कमजोर होने के कारण उसका मस्तिष्क कमजोर होते हुए काम नहीं करेगा। दूसरा है सेरिब्रम, समझ में आ गया? यह सेरिब्रम। दूसरा है थाइलेमस। थाइलेमस, थाइलेमस क्या कहता है? थाइलेमस एक्सटर्नल होता है, बाहरी चीजों को बताता है। थाइलेमस क्या होता है? बाहरी चीजों को बताता है। कैसे? जैसे बाहर से अभी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो ठंडा है तो बाहर से कौन बता रहा है? थाइलेमस बता रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर गर्मी है तो वह थाइलेमस बता रहा है, थाइलेमस, कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसे कोई अगर टच करता है, हमको ये स्किन को टच किया तो पता चल गया, तो ये कौन सा बताता है? ये थाइलेमस बताता है मस्तिष्क को कि कोई टच कर रहा है तुमको। ये थाइलेमस बता रहा है मस्तिष्क को। अगर कोई पीट रहा है तो बाहर से ना पीट रहा है, कोई बाहर से ना पीट रहा है, तो ये सब चीज कौन बताता है? थाइलेमस बताता है मस्तिष्क को। कौन मस्तिष्क को? अग्र मस्तिष्क को बताता है कि कोई तुम्हें पीट रहा है। तो ये सभी चीज जो, यह सभी चीजों को बताने वाला थाइलेमस है, जो बाहरी चीजों को बताता है, एक्सटर्नल चीजों को बताता है। बाहर में कितना गर्मी है, बाहर में कितना ठंडी है, बाहर से कोई टच कर रहा है, बाहर से कोई पीट रहा है, ये सभी चीजें क्या है? कि ये सभी चीजें थाइलेमस इंफॉर्मेशन देती है मस्तिष्क को, यह सूचना पहुंचाती है। तो समझ में आ गया थाइलेमस। अब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यह इंटरनली चीज को बताता है, शरीर के अंदर जो चीज होते रहता है उसके बारे में कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर होने वाला चीज को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। कहता है यह अंदर की चीजों को बताता है। अगर अंदर का टेम्परेचर अधिक है, अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीना निकाल देता है। अगर अंदर का टेम्परेचर, जब बुखार लगा रहता है ना, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वह पसीना निकाल देता है या मलमूत्र निकाल देता है। ये अब पता चलेगा कि जब यह ज्यादा गर्मी रहती है व्यक्ति में तो वह क्या करता है? पसीना पसीना हो जाता है। और दूसरा यह है कि मलमूत्र ज्यादा जल्दी जल्दी लगने लगता है। तो समझ जाएंगे कि इसका एक्टिव है, क्या चीज एक्टिव है? इसका एक्टिव है हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया? हाइपोथैलेमस एक्टिव है। अब यह हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे होता है? तो खाने पीने में देखेंगे कि लहसुन, प्याज, ये सब खाने वाले व्यक्तियों को जल्दी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव किसको होता है? जो व्यक्ति लहसुन प्याज ज्यादा खाते हैं उसको हाइपोथैलेमस उसका ज्यादा जल्दी एक्टिव हो जाता है। और आप लोग देखते हैं कि साधु संत सब जब पहले बनते हैं साधु संत, तो सबसे पहले उसे लहसुन प्याज त्याग देना होता है, नहीं खिलाना होता है। क्यों नहीं खाता है?
इसलिए नहीं खाता है। ना लहसुन प्याज खाएगा, ना इसे गुस्सा आएगा, क्योंकि यह हाइपोथैलेमस के कारण ही व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा किससे आता है? लहसुन प्याज ज्यादा खाने से। तो इसीलिए जो नए नए बाबा जी सब बनते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। कहता है कि अगर आप ये सब चीज खाते हैं, लहसुन प्याज अदरक सब खाते हैं, तो आपका हाइपोथैलेमस 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। कितना सेकेंड में? 7 सेकेंड में, सिर्फ और सिर्फ 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। लहसुन प्याज खाने से हमारे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है वह 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है और वह काम करना शुरू कर देता है। यह प्यार मोहब्बत का जो सबसे बड़ा कारण है यही हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा तो यह कोई ना कोई कारनामा खड़ा कर देता है। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होती रहती है। तो समझ में आ गया? अगर किसी को किसी से प्यार हो गया, मतलब प्यार, लव जो होता है वह 7 सेकेंड तक आइज टू आइज, आपके किसी से आइज टू आई मतलब किसी का आंख किसी के आंख से 7 सेकेंड तक लगातार लड़ी, इसका मतलब लव का वह फर्स्ट स्टेप होता है। समझ में आ गया? ये 7 सेकेंड बच के रहना है, नहीं तो ये 7 सेकेंड 7 जन्म का जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो इसीलिए इस सब से बच करके रहना। तुम लोग को ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अभी फिलहाल हाइपोथैलेमस को कंट्रोल रखना है, लहसुन प्याज कम खाना है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा हाइपोथैलेमस। ये हो गया अग्र मस्तिष्क के पार्ट, तीनों पार्ट समझ में आ गया। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी 2 प्रकार का होता है। मध्य मस्तिष्क भी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है कार्पोरा और दूसरा का नाम है सेरिब्रल। पहला का नाम है कार्पोरा और दूसरा का नाम है सेरिब्रल। अब ये कार्पोरा का काम क्या क्या होता है? तो कार्पोरा का काम बहुत ही अच्छा काम होता है। कार्पोरा का काम होता है सुनने और देखने में मदद करना। हम जो कुछ भी सुन रहे हैं ये कार्पोरा के मदद से सुन रहे हैं। हम जो कुछ भी देख रहे हैं कार्पोरा के मदद से देख रहे हैं। तो कार्पोरा के काम समझ में आ गया। कार्पोरा कहां रहता है? मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में रहता है। तो मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा रहता है और कार्पोरा का काम है सुनने और देखने का काम। वो गांधी जी का कहते थे ना कि 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो ये 3 बंदर की जो कहानी है यहीं से निकल के आती है। कार्पोरा, ये मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा होता है। कहता है कि सुनने और देखने का काम कौन देखता है? कार्पोरा देखता है। और उसके बाद है सेरिब्रल। क्या है? सेरिब्रल। कार्पोरा के बारे में समझ गए, सुनने और देखने का काम करता है कार्पोरा। उसके बाद है सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या होता है? तो सेरिब्रल के कहता है कि रीढ़ की हड्डी में एक नस होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, 31 पेयर होता है, 31 जोड़ी नसें होती है। तो रीढ़ की हड्डी में एक नस होती है, उसे स्पाइनल कोड कहते हैं। यह भी ब्रेन का एक हिस्सा है। यह भी ब्रेन का ही एक हिस्सा है सेरिब्रल। कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो एक होता है डीएम साहब और एक होता है एसडीएम साहब, एडीएम साहब, असिस्टेंट डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और दूसरा होता है एडीएम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जब डीएम साहब नहीं रहते हैं तो एडीएम साहब काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उप मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो इसी तरह से गांव में देखेंगे कि एक होता है मुखिया, एक होता है उप मुखिया। जब मुखिया कहीं चले जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो उसके बदले उप मुखिया काम करते हैं। समझ में आ गया? तो उसी तरह से जब हमारा ब्रेन कहीं चला गया रहता है, किसी दूसरे सोच में खोया रहता है, कहीं दूसरा काम कर रहा होता है, तो उस समय हमारा स्पाइनल कोड ब्रेन का काम करता है। ये सेरिब्रल क्या करता है? ब्रेन का काम करता है। और यह ब्रेन का काम करता है तभी हमारा मस्तिष्क और तभी हमारा शरीर सुचारू रूप से चल पाता है। समझ में आ गया? अगला बात करते हैं हम पश्च मस्तिष्क की। कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के बारे में समझ गए। पहले समझ गए हम लोग अग्र मस्तिष्क, दूसरा हम लोग समझ गए मध्य मस्तिष्क। अब हम लोग समझेंगे पश्च मस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क क्या होता है? पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में 2 प्रकार का होता है। पश्च मस्तिष्क में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का
होता है। एक का नाम है सेरिबेलम और दूसरा का नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। पहला का नाम है सेरिबेलम और दूसरा का नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम का क्या काम होता है? सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बनाकर रखने का। सेरिबेलम का क्या काम होता है? बैलेंस। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं तो बैलेंस मेरा बना हुआ है, तो ये बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। हमारे मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क में एक है सेरिबेलम, वही कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। आप लोग देखते होंगे आपके आसपास इधर उधर शराबियों लोग बहुत रहते होंगे, तो शराबियों का जो सबसे ज्यादा जब शराब पीता है तो वह मस्तिष्क से शरीर का कंट्रोल तोड़ देता है। मस्तिष्क से शरीर का कंट्रोल यहाँ गर्दन से तोड़ देता है। अब गर्दन से तोड़ दिया तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा ना, क्योंकि ये कंट्रोल रखने का काम किसका है? सेरिबेलम का। सेरिबेलम का है मस्तिष्क में। और जब शराब पीते हैं तो गर्दन लंग से पूरा तोड़े देता है वह, तो जब गर्दन लंग से तोड़ देगा तो इसका शरीर का और मस्तिष्क का कनेक्शन टूट गया, जिसके कारण शराबी हिल डोल करके चलने लगता है। जब वह शराब पीता है तो वह अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क से उसके शरीर का कनेक्शन टूट गया है, शराब पीने से जोड़ कमजोर हो गया है। तो यही सेरिबेलम है। सेरिबेलम यही काम करता है। कहता है कि सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करती है। जैसे शराबियों हुआ, सेरिबेलम का कंट्रोल में नहीं रहता है। शराबी का सेरिबेलम क्या कर रहा है? कंट्रोल में नहीं रहता है। शराब से यह कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ते रहता है, बिगड़ते रहता है। चलता है इधर, चलता है उधर, चलता है इधर, देखता है उधर। तो यह बैलेंस बनाने का काम करता है सेरिबेलम। अगला है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यह श्वसन तथा पाचन को कंट्रोल करता है। हम जो सांस लेते हैं वह मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। हम जो कुछ खाते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। तो ये सब चीज याद रखिए कि कौन से काम किसका है, कौन से काम किसका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इधर जो स्पाइनल कोड था, तो स्पाइनल कोड में कहता है कि स्पाइनल कोड में 31 पेयर होती है, 31 जोड़ी नसें होती है। कितनी नसें होती है? 31 जोड़ी नसें होती है। 31 दूना 66 हमारे शरीर में स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी में नसें होती है। अब कहते हैं कि सर के हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो सर के हड्डियों को क्रेनियम कहा जाता है। सर में जो हड्डी है उसको क्या कहा जाता है? क्रेनियम। सर के हड्डियों को क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। सर के हड्डियों को क्रेनियम कहा जाता है। सर के हड्डियों को क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी? 8। 8 कैसे होगा? क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हमारे मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 8 है। इसको मस्तिष्क की हड्डी को क्रेनियम कहते हैं, इसलिए क्रेनियम 8 होती है हमारे मस्तिष्क में। ब्रेन और ब्रेन के ऊपरी हड्डी के बीच में एक झिल्ली होती है, थैली होती है, इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइट इसको कहते हैं। मानिए हमारा मस्तिष्क है, ऊपर से हड्डी है, उसके नीचे भी एक बहुत अच्छा परत बना हुआ है, और उस परत के और इस हड्डी के बीच में एक झिल्ली सी बनी होती है, और उस झिल्ली का काम होता है कि जब कोई बाहर से ज्यादा चोट लगे तो वह उसको कंट्रोल कर पाए, बर्दाश्त कर पाए, मस्तिष्क तक चोट नहीं पहुंचने दे, हड्डी में ही लग के रह जाए। तो यह हड्डी तक ही लग कर रहता है। अगर हड्डी से नीचे चला गया लाठी, तो हड्डी से नीचे चला गया चोट, तो क्या हो गया? मेनिंजाइट जो उसके बीच में है, मस्तिष्क और मस्तिष्क के हड्डी के बीच में मेनिंजाइट, उसमें चोट आ जाता है, तो उसको ब्रेन कैंसर कहते हैं। धीरे धीरे वह फूल जाता है और घाव बन जाता है, और जब घाव बन जाता है तो धीरे धीरे वह बड़ा सा होते जाता है, नहीं छूटता है, जिसके कारण कई बार व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? मेनिंजाइटिस से बचना है, मेनिंजाइट से बचना है। एक बड़े समाज सुधारक रहे, राजा राम मोहन राय का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा राम मोहन राय इस तरह से समाज के बारे में सोचते थे, देखते थे, रहते थे, बहुत समाज को सुधारने का काम किया। उन्होंने एक लड़ाई में गई और लड़ाई में गए, और लड़ाई में जाने के बाद क्या हुआ कि उनको किसी ने लाठी से वार कर दिया, जोर से लाठी लगा, जिसका मेनिंजाइट जो है उसमें उनको घाव हो गया, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मेनिंजाइट में गहरा घाव हो गया। धीरे धीरे वह घाव बढ़ता गया, जिसका
नाम आजकल ब्रेन कैंसर का नाम दिया जा रहा है। तो समझ में आ गया बच्चों। तो आज हम लोग पढ़े हैं नर्वस सिस्टम। क्या पढ़े हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सोमांटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमांटिक नर्वस सिस्टम जो मेरे बस में है उसे सोमांटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो मेरे बस में नहीं है उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब इधर बताए हैं कि ब्रेन जो है वह तीन प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क तीन प्रकार का, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क दो प्रकार का, कार्पोरा, सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क दो प्रकार का, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। हैप्पी एंजॉय कीजिए।